हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसपीबी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन। चैप्टर 12 सिंपल हार्मोनिक मोशन का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें कि हमने पेंडुलम के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन और सारे टॉपिक्स के बारे में बात की है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन्स कि अगर किसी भी पार्टिकल पे दो फोर्सेस लगते हैं जिनके कारण दो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट होता है, तो जो उस पार्टिकल का रिजल्टेंट हार्मोनिक मोशन होगा वो हम फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारी हेडिंग है कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। अब सपोज करिए कोई एक पार्टिकल है, ठीक है। अब किसी पार्टिकल में सिंपल हार्मोनिक मोशन कब प्रोड्यूस होगा, जब इस पर कोई फोर्स लगेगा, ठीक। अब सपोज करें कि ये पार्टिकल पे हमने एक फोर्स लगाया F1, फोर्स F1 एक्ट ऑन पार्टिकल P। सपोज ये पार्टिकल P है, ठीक है। तो F1 फोर्स लगा पार्टिकल P पे, तो इस पार्टिकल में एसएचएम प्रोड्यूस हुआ, इस पार्टिकल का पोजीशन चेंज हुआ। तो अब अगर फोर्स F1 एक्ट होने के कारण पार्टिकल का पोजीशन एट टाइम टी पे पार्टिकल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज, मान लीजिए वेक्टर R1 हो गया। फोर्स F1 के कारण जो पार्टिकल है उसमें एक एसएम क्रिएट हुआ है, और सपोज करते हैं कि इसके कारण जो एट टाइम टी पे जो पोजीशन है वो है R1। अब इस पार्टिकल पे एक और फोर्स एक्ट होता है, अनदर फोर्स, जो कि है वेक्टर F2, ठीक है। अब जब इस पार्टिकल पे F2 फोर्स एक्ट हुआ, तो इस फोर्स के कारण भी इस बॉडी में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस हुआ, और उस फोर्स के कारण जो पार्टिकल पोजीशन है डिनोट करेंगे, पोजीशन पार्टिकल हो जाएगा वेक्टर R2। इट मीन्स कि जब पार्टिकल पे F1 फोर्स लगा है तो पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर R1 हो गया एट टाइम टी पे। फिर जब सेकेंड फोर्स लगा वेक्टर F2, तो पार्टिकल का फिर से पोजीशन चेंज हुआ, और एट टाइम टी फिर से पोजीशन हो गया वेक्टर R2। अब अगर आप यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करें, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पार्टिकल का मास m होगा, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स F1 का कारण वेक्टर F1 इक्वल टू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू होता है चेंज इन पोजीशन अपन टाइम। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं m dr1 d2r1 अपन dt2। तो ये हो गया हमारा फोर्स F1। सिमिलरली हमारा फोर्स F2 हो जाएगा m d2 r वेक्टर R2 अपन dt2, ये m साइड में है, ठीक है। तो इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना है, टोटल रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, तो वेक्टर F1 प्लस
वेक्टर F2 इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं m d2 वेक्टर R1 अपान dt2 प्लस m d2 वेक्टर R2 अपान dt2। यहाँ से m, हम यहाँ से m d2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इक्वल टू m d2 dt2 इन ब्रैकेट वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2। वेक्टर R1 क्या है? पोजीशन है ड्यू टू वेक्टर F1, R2 पोजीशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू F2। तो जब दोनों फोर्स पार्टिकल में एक्ट करेंगे तो पार्टिकल का एक न्यू पोजीशन होगा, जो उसका पार्टिकल का जो नया पोजीशन होगा मीन्स की रिजल्टेंट पोजीशन वो होगा वेक्टर R, और वेक्टर R इक्वल टू होगा वेक्टर सम ऑफ R1 प्लस R2। इट मीन्स कि वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इक्वल टू हो जाएगा m d2 dt2 ऑफ वेक्टर R, और ये है हमारा फाइनल आंसर। इट मीन्स कि अगर हमको पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करना है जब किसी पार्टिकल में दो फोर्स एक्ट कर रहे हों तो हम इस फार्मूला से उसको फाइंड कर सकते हैं। या तो इसका एक और तरीका है, आप क्या करें कि सपोज के लिए कुछ समय के लिए कि सिर्फ पार्टिकल पे F1 फोर्स एक्ट हो रहा है, F2 को 0 कर दीजिए, ठीक है, और उसके कारण उस पार्टिकल पोजीशन निकाल लीजिए। फिर F2 को फिर सपोज करिए कि सिर्फ F2 फोर्स एक्ट हो रहा है, F1 0 है, फिर F2 करंट जो पार्टिकल पोजीशन है उसको निकाल लीजिए। मीन्स कि आपको R1 और R2 मिल जाएगा, और फिर R1 प्लस R2 का वेक्टर सम कर देंगे हमको रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर R मिल जाएगा। और इस तरह से हम किसी भी पार्टिकल का जो एक्चुअल पोजीशन है वो फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि हमने उसका जो दोनों सिस्टम हुआ रहा है, जो उस पार्टिकल जो दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस परफॉर्म हो रहे हैं उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो फाइंड कर ली। अब इसमें कुछ कंडीशंस है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन, जब फोर्स जो हो वो सेम डायरेक्शन में हो, तो हमारा पहला कंडीशन है कि जब कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन जबकि फोर्स सेम डायरेक्शन में हो। अब अगर आप किसी पार्टिकल में कोई फोर्स एक्ट हो रहा है और इस पार्टिकल का आपको SHM जो प्रोड्यूस हुआ है उसे फाइंड करना है, तो आप SHM को एक इक्वेशन में लिखते हैं x = a sin ओमेगा t। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब जब फोर्स F1 पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, एक्ट ऑन पार्टिकल, ठीक है, तो इसमें SHM प्रोड्यूस होगा, SHM प्रोड्यूस हुआ, और उसके में इक्वेशन लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं x1 = a1 sin ओमेगा t, x1 = a1 sin ओमेगा t, x1 पार्टिकल की पोजीशन, a1 उसकी एम्पलीट्यूड और sin ओमेगा t। अब इसी तरह जब फोर्स F2 एक्ट करेगा तो उसी का जो SHM प्रोड्यूस होगा, SHM प्रोड्यूस्ड, उसको हम लिखेंगे x2 = a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। क्योंकि फोर्स दूसरा लग रहा है तो उन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में डेल्टा जो है वो है फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस।
डेल्टा फेज डिफरेंस हो गया। अब ये दोनों मोशंस हैं, बोथ मोशन, दोनों मोशन हैं वो एक्ट हो रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। इट मीन्स दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर हमको रिजल्टेंट पोजीशन निकालना हो तो रिजल्टेंट पोजीशन x इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 के। x1 और x2 को वैल्यू पुट करें तो x इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। x इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस इसको हम ओपन कर देते हैं a2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। अब अगर हम यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन लें तो हमको मिलेगा x इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे a2 साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब हम क्या करते हैं कि a1 सपोज कर लेते हैं, लेट a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा इक्वल टू c है और a2 साइन डेल्टा इक्वल टू d। तो हमारा एग्जाम क्या हो जाएगा, हमने सपोज किया है x इक्वल टू c साइन ओमेगा टी प्लस d कॉस ओमेगा टी। c साइन ओमेगा टी प्लस d कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो यहाँ पे एक फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अगर एक फॉर्मुलेशन है इक्वल टू वो लिख सकते हैं हम रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस b अपान रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। अब इस फार्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इन ब्रैकेट c अपान रूट ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस d अपान रूट ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हमने फिर से एज्यूम किया है c इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा और d इक्वल टू a2 साइन डेल्टा। अब c अपान रूट ओवर c2 स्क्वायर डी स्क्वायर और d अपान रूट ओवर c2 स्क्वायर डी स्क्वायर, जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। और जो दोनों का एंगल होगा या फिर आप इनकी अगर पोजीशन निकालना चाहें, जो पोजीशन होगी वो बिटवीन होगी इन्फिनिटी टू 1। इट मीन्स कि इनकी जो मैग्नीट्यूड का रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक होगा, लेस देन 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं
कि इतने बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम मान लेते हैं फिर से। लेट अगेन हम एज्यूम कर लेते हैं कि सी अपान रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू है साइन एप्सिलॉन के, और डी अपान रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है कॉस एप्सिलॉन के। अब इनका मैग्नीट्यूड तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 होगा, मीन्स लेस देन 1, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, तो जो ये एप्सिलॉन नॉट का रेंज होगा, रेंज ऑफ एप्सिलॉन वो होगा 0 to 2 पाई। इट मीन्स कि 0 से 2 पाई के बीच में ये एप्सिलॉन की वैल्यू होगी, मतलब ये एंगल है। अब हम इन दोनों एजम्पशंस को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, हमको मिलेगा x इक्वल टू रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, मिस्टेक हो गया है। इसको हम साइन नहीं कॉस एप्सिलॉन मानेंगे और इसको साइन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी प्लस साइन एप्सिलॉन कॉस ओमेगा टी। ये एक्स इक्वल टू रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन टाइप दिख रहा होगा। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा या फिर सिर्फ ए साइन ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं लेट रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये तो एम्पलीट्यूड है, इक्वल टू हो जाएगा 1 है। तो ताकि हमको इक्वेशन लिखने में आसानी हो जाए, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। और इस तरह से फाइनली हमको अपना जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है रिजल्टेंट वो मिल गया, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। अब अगर आप यहाँ पे कुछ सॉल्व करें तो आपको मिलेगा क्या, दिखाते हैं अभी आपको। तो हमने एज्यूम क्या किया था कि ए इक्वल टू है रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। सी इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया था, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा होल स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू क्या था a2 साइन डेल्टा का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए, ए इक्वल टू रूट ओवर ब्रैकेट ओपन करते हैं a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। यहाँ से a2 कॉमन लें तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो पहले हमको अपना एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा प्लस a2 स्क्वायर। और ये आएगा हमारा फाइनल एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। अब जो हमारा फाइनल एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे,
फेज डिफरेंस पे। अगर यहाँ फेज डिफरेंस 0 मीन्स कॉस 0 तो ए इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इफ डेल्टा इज 0 तो कॉस 0 को लेके हो जाएगी इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस 0 को लोगी 1 कॉस 0 को लोगी 1 2 a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 होल स्क्वायर मीन्स a इक्वल टू a1 प्लस a2। तो अगर फाइनल फेज डिफरेंस 0 है तो फाइनल एम्पलीट्यूड a इक्वल टू होगा a1 प्लस a2 के। अब अगर a कॉस डेल्टा 90 होता तो a इक्वल, अगर डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री होता तो कॉस 0 आता तो a इक्वल टू हो जाता रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एम्पलीट्यूड का भी फॉर्मूला निकाल लिया है। इस तरह से आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन रिजल्टेंट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन वो आ गया है। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हो जाएगा tan एप्सिलॉन इक्वल टू dy/c इक्वल टू हो जाएगा a2 साइन डेल्टा अपान a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। डायरेक्शन tan एप्सिलॉन इक्वल टू हो गया a2 साइन डेल्टा अपान a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। इस तरह से हमने दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंपोजिशन निकाल लिया जब दोनों फोर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे एक और केस था, अगर डेल्टा इक्वल टू पाई हो जाए मीन्स कि 180 डिग्री, तो उस कंडीशन में ये केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड ये केस थर्ड। मीन्स कि अगर डेल्टा इक्वल टू पाई हो जाए तो ए इक्वल टू हो जाएगा a1 माइनस a2। हालांकि एम्पलीट्यूड है तो मॉड ले लेंगे, मॉड a1 माइनस a2। तो अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा मॉड a1 माइनस a2 से a1 प्लस a2 तक। मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो रेंज हो जाएगा मॉड a1 माइनस a2 से a1 प्लस a2 तक। और फाइनली हमने अपना एम्पलीट्यूड देख लिया, डायरेक्शन देख लिया और सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन भी फाइंड कर लिया। अब अगर आपको जो इतना लंबा प्रोसेस है एम्पलीट्यूड फाइंड करने का और इक्वेशन फाइंड करने का वो समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप वेक्टर मेथड का यूज कर सकते हैं। और वेक्टर मेथड का यूज करके आप एम्पलीट्यूड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेक्टर मेथड कैसे अप्लाई होगा वो देख लेते हैं। सिंपली हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उनके इक्वेशंस हैं। पहला है x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और दूसरा है x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम बात करें एम्पलीट्यूड की, जो कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ए, तो ए कहीं ना कहीं इक्वल टू होगा a1 प्लस a2 के। हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू होगा वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 के। इट मीन्स कि a1 और a2 का अगर हम वेक्टर सम फाइंड करें तो रिजल्टेंट वेक्टर एक के इक्वल होगा। अब चलिए इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले सर्च करिए वेक्टर a1,
वेक्टर A1 और ये है वेक्टर A2, वेक्टर A1 और A2। इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, सॉरी ये डेल्टा होता है, फेज डिफरेंस डेल्टा था, तो इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस डेल्टा है। तो जो दोनों वेक्टर्स हैं इनके बीच के एंगल हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे यहाँ पे, और जब हम इस वेक्टर के टेल को इस वेक्टर से हेड से मैच करते हैं तो ये फॉर्म कर लेता है रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि है वेक्टर ए, और वेक्टर A1 के साथ एप्सिलॉन एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू उस पैरेललोग्राम लॉ R इक्वल टू होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा A इक्वल टू √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा। तो ये हमारा गया सिंपल एम्पलीट्यूड, जो कि हमने उतना लंबा सारा प्रोसेस लगाया था उसकी जगह पे शॉर्ट फार्मूला हमने यूज किया और हमको इक्वेशन आसानी से मिल गया। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इक्वल टू जाएगा tan एप्सिलॉन इक्वल टू A2 साइन अल्फा तो साइन डेल्टा अपॉन A1 प्लस A2 cos डेल्टा, और ये गया हमारा डायरेक्शन। अब हमारा अगला जो टॉपिक कंडीशन है वो है कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मीन्स कि जो दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट फोर्स है, फर्स्ट फोर्स के कारण जो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट हो रहा है वो मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब जो सेकेंड फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है, मीन्स कि ये वाई डायरेक्शन में है, सेकेंड फोर्स वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो उसके कारण जो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे डेल्टा जो है वो है फेज डिफरेंस। अब हमको दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस मिल गए, उनके इक्वेशंस मिल गए। यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू डिफरेंट है, फेज डिफरेंस डेल्टा है। हालांकि जो इन दोनों मोशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब अगर पार्टिकल की पोजीशन की बात करें तो किसी भी टाइम टी पे, एट टाइम टी पे जो पार्टिकल का पोजीशन होगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, उसको हम डिनोट करेंगे x, y से। यहाँ पे x हमको फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा और y सेकेंड इक्वेशन से। अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम t का एलिमिनेशन करें, मीन्स कि
यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ को फिर इक्वेशन सेकंड में पुट करें तो क्या आंसर आता है वो देखते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में हो जाएगा, हमारे पास है x इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा x अपन a1, x अपन a1। अब दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो इसको आप या फिर आप इसको छोड़ के सिंपली इसी x को देखते हैं, इस y को छोड़ देते हैं। अब अगर यहाँ पे हम साइन ओमेगा टी हमको एक मिल गया x अपन a1, अगर यहीं पे कॉस ओमेगा टी फाइंड करें हम तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू में यहाँ से पुट करते हैं तो हमको मिलेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान a1 स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इसको ओपन करते हैं y इक्वल टू a2 इन ब्रैकेट a2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। अब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हो जाएगा y इक्वल टू a2 इन ब्रैकेट x अपान a1 कॉस डेल्टा प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान a1 स्क्वायर साइन डेल्टा। तो y अब इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें, ठीक है, और ये होगा x अपान a1 x, तो हो जाएगा y इक्वल टू, या फिर इससे बढ़िया हम इस a2 को इस साइड लेते आते हैं तो y अपान a2 इक्वल टू होगा x अपान a1 कॉस डेल्टा प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान a1 स्क्वायर साइन डेल्टा। अब इस वैल्यू को हम इस साइड ले जाते हैं और फिर दोनों साइड से अगर स्क्वायर करें मीन्स कि y अपान a2 माइनस एक्स अपान a1 कॉस डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान a1 स्क्वायर साइन डेल्टा। हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं ताकि जो अंडर रूट है ये हट जाए तो हो जाएगा क्या y अपान a2 माइनस एक्स अपान a1 कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। अब उसको फर्दर फिर से ओपन करें हम, हमें क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस 2xy अपॉन a1 a2 कॉस डेल्टा इक्वल टू साइन डेल्टा माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। अब अगर हम इस वैल्यू को इस साइड लेकर आएँ और एक्स स्क्वायर अपन a1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा
जी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमको फाइनली मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन A1 A2 कॉस डेल्टा इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा, और ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक इलिप्स का इक्वेशन लेगा, एक इलिप्स का इक्वेशन फॉर्म करेगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बेसिस पे अगर इस मोशन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हमको पहले तो उसकी लिमिट्स लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन था उसकी वैल्यू थी इक्वल टू प्लस A1 से माइनस A1, और जो वाई डायरेक्शन में हार्मोनिक मोशन था उसके एम्पलीट्यूड था माइनस A1 से माइनस A2 से प्लस A2, मीन्स कि x की जो वैल्यू है प्लस माइनस A1 है और y की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस A2 होगी। अब इस बेसिस पे अगर हम एक इलिप्स का डायग्राम ड्रा करें तो समझ करिए ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। अब x की वैल्यू A1 से A2 तक है, माइनस A1 से A1 है, ठीक। मीन्स कि अगर सिर्फ उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा 2A1 के, मीन्स कि जो ये वाली वैल्यू होगी ये होगी 2A1 के, ठीक। और जो y की वैल्यू होगी माइनस A2 से A2, तो मतलब कि 2A2, कुछ इस तरह, ये 2A2 ये वैल्यू, ठीक है। अब इसी वैल्यू के बेस पे हम एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे और जो हमारा इलिप्स होगा ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जो इलिप्स होगा वो कुछ इसी रेक्टेंगल के अंदर होगा, कुछ इस तरह से। देखिए इलिप्स की जो वैल्यू होगी कुछ इस तरह से इलिप्स फॉर्म होगा। थोड़ा फिगर सही से नहीं बना है, ये सारे बाउंड्रीज को टच करता होगा। तो ये हमारा हो गया एक इलिप्स इक्वेशन और उसका डायग्राम, ठीक है। अब जो फाइनल सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा, मतलब कि जो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो डिपेंड करता है डेल्टा पे, डिपेंड ऑन डेल्टा, मीन्स कि फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अब फेज डिफरेंस के हमारे पास 3 स्पेशल केसेस हैं, 3 स्पेशल केस। पहला स्पेशल केस है जब डेल्टा 0 हो, दूसरा पाई हो, तीसरा पाई/2 हो। तो हमारा फर्स्ट जो स्पेशल केस होगा वो होगा फर्स्ट कि फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू है 0 के। डेल्टा इक्वल 0 मीन्स कि जो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो इन दी फेज है, ठीक है। मीन्स कि x क्रॉस करेगा 0 से, मतलब x जो होगा वो 0 से तो हो जाएगा। आल्सो y भी जो होगा क्रॉस करेगा 0 को, क्रॉसेस 0, मीन्स कि जो y एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो भी 0 को क्रॉस करती जाएगी। अब इसमें कंडीशन क्या है, जब x कोऑर्डिनेट अपनी मैक्सिमम वैल्यू A1 को रीच करेगा, उसी समय जो y कोऑर्डिनेट है वो भी रीच करेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू A2 को, और जब x कोऑर्डिनेट अपनी मिनिमम वैल्यू
माइनस A1 को रीच करेगा। सेम उसी समय जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी अपनी मिनिमम वैल्यू माइनस A2 को रीच करेगा। मीन्स कि जब x पॉजिटिव हो रहा है तो y पॉजिटिव है, x नेगेटिव हो रहा है y भी नेगेटिव हो रहा है, जब x मैक्सिमम हो रहा है तब भी y मैक्सिमम हो रहा है, और जब x मिनिमम हो रहा है उसी टाइम पे y भी मिनिमम हो रहा है। अब जो हमारा इक्वेशन है उसमें अगर जो हम डेल्टा इक्वल टू 0 को सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस 2xy A1 A2 cos 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर 0 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 0 को वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू होता है 0, cos 0 की वैल्यू होगी 1, तो हो जाएगा x अपान A1, मतलब कि वैल्यू 1 हो गई, ये 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy फॉर्मूला बन जाएगा। तो हो जाएगा x अपान A1 माइनस y अपान A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 0 के। मीन्स कि x अपान A1 इक्वल टू है y अपान A2 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू है A2 अपान A1 इंटू एक्स के। तो ये हमको मिल गया इक्वेशन y इक्वल टू A2 अपान A1 इंटू एक्स, और ये होगा हमारा इक्वेशन 3। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे m स्लोप होता है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है A2 अपान A1, x c कांस्टेंट यहाँ पे 0 है। तो ये जब फेज डिफरेंस 0 है उस कंडीशन में जो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, जहाँ पे जो स्लोप होगा इक्वल टू होगा tan इनवर्स ऑफ A2 अपान A1। तो tan थीटा इक्वल टू A2 अपान A1, तो उसी को हमने इस ऐड कर दिया tan इनवर्स ऑफ A2 अपान A1, और ये हो गया हमारा स्लोप। तो इस तरह से ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा। तो हम उस अब जो डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा जो डायग्राम है वो भी कुछ इस तरह होगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये जो रेक्टेंगल था, ठीक है, ये वैल्यू 2a1 और ये वैल्यू 2a2। ठीक, अब जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से होते हुए कुछ इस तरह जाएगी। अगर इस रेक्टेंगल का नाम दें A, B, C, D, तो यहाँ पे हमको एक स्ट्रेट लाइन AC फॉर्म हो रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे क्यों, क्योंकि जब x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, जब x नेगेटिव है तो y नेगेटिव है। अब हमको फेज डिफरेंस पता चल गया, इक्वेशन मिल गया। अब अगर आप इस कंडीशन में बॉडी की जो रिजल्टेंट पोजीशन है, ठीक है, इसकी रिजल्टेंट पोजीशन ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। अगर हम उसको r नोट करते हैं, r इक्वल टू होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमारी इक्वेशन है। तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा A1 साइन ओमेगा t होल स्क्वायर प्लस A2 साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो हो जाएगा A2 साइन ओमेगा t होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा r इक्वल टू रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t कॉमन ले लेंगे तो वो बाहर मिल जाएगा साइन ओमेगा
टी। तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट पोजीशन, जहाँ पे कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू है √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब ये हो गया फर्स्ट स्पेशल केस। सेकेंड केस कहता है अगर डेल्टा इक्वल टू पाई हो जाए, अगर डेल्टा इक्वल टू पाई हो जाए तो जो दोनों SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो आर आउट ऑफ फेज होंगे, मतलब फेज के बाहर होंगे। इट मीन्स कि जब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव A1 होगी तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव A2 होगा, और जब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव A2 होगा तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव A2 होगा। मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग हो गई, मतलब एक्स जब पॉजिटिव तो वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो वाई पॉजिटिव। अब हम डेल्टा इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन A1 A2 कॉस पाई इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, लेकिन कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन A2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2xy अपन A1 प्लस A2, मीन्स कि A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमको मिलेगा x अपान A1 प्लस वाई अपान A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के, मीन्स कि y इक्वल टू हो जाएगा माइनस A2 अपान A1 x। इट मीन्स कि ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसका स्लोप नेगेटिव है। इट मीन्स कि अगर हम फिर से अपना ग्राफ बनाएं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा रेक्टेंगल जिसमें कोई इलिप्स था ABCD। तो इस कंडीशन में हमारे पास कंडीशन क्या है, जब x पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट, और जब x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट। तो जो कुछ इस तरह होगा, जो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा वो कुछ इस तरह फॉर्म होगा। ये पॉइंट O है, ये थोड़ा सा रेक्टेंगल का साइज से नहीं है, लेकिन ये दोनों कॉर्नर से जो काटती हुई लाइन जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन जब फेज डिफरेंस पाई हो। अब इसकी जो रिजल्टेंट पोजीशन है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टेंट पोजीशन होगा वो होगा r इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √A1 साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई का होल स्क्वायर। साइन ओमेगा टी प्लस पाई इक्वल टू होगा, अगर इसको हम ओपन करते हैं हमको मिलेगा √A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इन ब्रैकेट में होगा A2 साइन ओमेगा टी कॉस पाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन पाई का होल स्क्वायर। कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा √A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस A2
माइनस साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, तो हमको मिलेगा रूट ओवर A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगेन हमको वही क्वेश्चन मिल गया, यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो हमको मिल जाएगा R इक्वल टू रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस इंटू साइन ओमेगा टी। और ये होगा हमारा फाइनल रिजल्टेंट पोजीशन। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू होगा रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। इट मीन्स कि जो फाइनल पोजीशन है वो सेम है, इक्वेशन सेम है, सिर्फ जो ग्राफ की वैल्यू है वो चेंज हो गई क्योंकि जिसका स्लोप है वो नेगेटिव हो गया। इस तरह से हम जो थर्ड केस है वो है डेल्टा इक्वल टू π/2। तो जब फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू π/2 हो जाएगा तो जो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है उनके इक्वेशंस हो जाएंगे x इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी और y इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इक्वल टू होता है कॉस ओमेगा टी के, तो y इक्वल टू हो जाएगा A2 कॉस ओमेगा टी। अब जो दोनों इक्वेशंस हैं उनमें चेंजेस आ गए हैं, ये तो सेम है लेकिन ये इक्वेशन जो है चेंज हो गया। अब इक्वेशन चेंज हो गया तो जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होंगे। अब कुछ कंडीशन देख लीजिए। पहले कंडीशन क्या है, जब साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट अपने मैक्सिमम वैल्यू A1 पे होगा और उस टाइम पे जो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो y कोऑर्डिनेट अपनी की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी एट दैट कंडीशन। ठीक है, अब x कंडीशन की वैल्यू मैक्सिमम इस समय है, फिर जैसे ये रिड्यूस होगी x कोऑर्डिनेट रिड्यूस होगी और रिड्यूस होते होते जब वे 0 तक पहुँचेगी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, उस कंडीशन पे जो y की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी और y वैल्यू इंक्रीज होगी और अपने मैक्सिमम वैल्यू A2 तक रीच कर जाएगी। ठीक है, फिर अब जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो फिर से x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो फिर से रिड्यूस होगी और रिड्यूस होकर चल जाएगी अपने मिनिमम वैल्यू -A1 पे। ठीक है, तो जैसे ही x कोऑर्डिनेट रिड्यूस होकर अपनी मिनिमम वैल्यू -A1 पहुँचेगा तो इस बार जो y कोऑर्डिनेट है उसमें भी रिडक्शन होगा और उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी 0 तक। ठीक, अब x अपने मिनिमम वैल्यू पहुँच गया, अब x फिर से इंक्रीज करेगा तो x कोऑर्डिनेट फिर से इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करके रीच करेगा कहाँ पे, सबसे पहले 0 पहुँचेगा और जिस समय x कोऑर्डिनेट इंक्रीज करके 0 पहुँचेगा उस टाइम पे जो y कोऑर्डिनेट है वो रिड्यूस होगा और अपनी मिनिमम वैल्यू -A2 को रीच करेगा। तो अब हमारे पास ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ
ये 4 कंडीशन है। पहला क्या है, जब साइन ओमेगा टी 1 होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट अपनी मैक्सिमम वैल्यू a1 होगी और कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगा, जिससे कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। अब एक्स रिड्यूस हुआ, रिड्यूस होकर पहुँचा कहाँ, 0 पे। तो एक्स रिड्यूस हुआ तो वाई इंक्रीज हुआ और पहुँच गया a2 तक अपनी मैक्सिमम वैल्यू। एक्स फर्दर फिर रिड्यूस हुआ और अपनी मिनिमम वैल्यू -a1 को अचीव करेगा। तो उस कंडीशन पे अब y अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया था और y फिर से रिड्यूस करेगा और रीच करेगा 0 को। अब x अपनी मिनिमम वैल्यू -a1 पे है, अब वो रिड्यूस तो करेगा नहीं। फिर x इंक्रीज किया और रीच किया 0 पे, तो y फिर से रिड्यूस हुआ और इंक्रीज कर रहा था अपनी मिनिमम वैल्यू -a2। अब ये 4 कंडीशंस है ग्राफ बनाने के लिए। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह होगा। देखिए, सबसे पहले ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, x y, ये जो हमारा प्रॉपर रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। अब कंडीशन फर्स्ट क्या कहता है कि जब x अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर था a1 तो y अपनी मिनिमम वैल्यू 0 पे था। जैसे जैसे x रिड्यूस हुआ y की वैल्यू इंक्रीज हुई और अपनी मिनिमम वैल्यू पहुँच गई। जब x यहाँ पर था, x फर्दर रिड्यूस हुआ तो y फिर रिड्यूस हो गया और 0 का गया। फिर जैसे x इंक्रीज हो रहा है तो y फिर से रिड्यूस होकर -a2 अपनी मिनिमम वैल्यू को रीच कर रहा है। तो अगर इन कंडीशंस को अप्लाई किया जाए तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। और ये फॉर्म कर रहा है प्रॉपर इलिप्स, E F G H, ये हमारे एक प्रॉपर इलिप्स फॉर्म कर रहे हैं। मीन्स कि जब दोनों हार्मोनिक मोशंस के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो π/2 होगा, तो जो बॉडी की पार्टिकल का जो पाथ होगा वो एक इलिप्टिकल पाथ होगा, मतलब इलिप्स के फॉर्म करेगी। अब इसको आप एक क्वेश्चन से भी दे सकते हैं। तो जब हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में डेल्टा इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा x² अपॉन a1² प्लस y² अपॉन a2² माइनस 2xy अपॉन a1 a2 cos π/2 इक्वल टू sin स्क्वायर π/2। cos π/2 की वैल्यू होती है 0, sin π/2 की वैल्यू होती है 1। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगा x² अपॉन a1² प्लस y² अपॉन a2² इक्वल टू 1। और ये जो इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इट मीन्स कि इससे प्रूफ होता है कि जो बॉडी है उसका पाथ सर्कुलर होगा, जहाँ पे कि उसकी 2a1 जो है वो उसका मेजर एक्सिस है और 280 जो है वो उसके माइनर एक्सिस है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक और कंडीशन दी जाए कि a1 इक्वल टू हो जाए a2 के इक्वल टू a के और उनका फेज डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू π/2 हो, तो जो ग्राफ में हमारा रेक्टेंगल था
रेक्टेंगल चेंज करेगा और फॉर्म हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ वो चेंज होकर बन जाएगा सर्कुलर पाथ। ठीक, जहाँ पर कि सर्कुलर पाथ का जो इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड देन हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉम्बिनेशन हो जहाँ पर कि इक्वल एम्पलीट्यूड और उन दोनों हार्मोनिक मोशन के बीच का फेज डिफरेंस π/2 हो, तो जो पार्टिकल का रिजल्टेंट पार्टिकल का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर पाथ। अब जो पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, डिपेंड करता है उसके जो फोर्स अप्लाई हुए हैं और उसके जो कंपोनेंट्स हैं किस तरह ब्लीड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने दो केसेस पढ़े। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, जिसके बारे में मैंने सेकेंड लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, तो उसको एक डिफाइंड रूप से बताएंगे हम। हमारा टॉपिक है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या है? अब देखिए, अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू होता है डिस्प्लेसमेंट। अब डैम्प फोर्स क्या हुआ? डैम्प फोर्स वो फोर्स है जो कि इस मोशन को इस मोशन का अपोज करे। मीन्स कि जो ये रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है इसको कम करें। डैम्प फोर्स कई टाइप फोर्स होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम में, सिंपल पेंडुलम में, इन सब फोर्सेस में रिस्टोरिंग फोर्स लगता था, ठीक है, जिससे कारण मोशन क्रिएट होता था। अब डैम्प फोर्स जो है वो एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्स ही है, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो डैम्प फोर्स क्या करेगा? वो डैम्प फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्पीड के प्रोपोर्शनली वर्क करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। डैम्प फोर्स क्रिएट कैसे होता है? फ्रिक्शन कारण जो एयर्स के पार्टिकल्स हैं, मूविंग पार्टिकल्स हैं, उनके जो फ्रिक्शन होता है उनके कारण डैम्प फोर्स क्रिएट होता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी डैम्प फोर्स क्रिएट होता है। तो डैम्प फोर्स जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्पीड के, मीन्स कि एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है वी के, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी वी। और ये डैम्प्ड फोर्स का इक्वेशन है जहाँ पे बी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब बॉडी पे एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड हो रहा है, साथ ही साथ एक डैम्प्ड फोर्स भी अप्लाइड हो रहा है। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा बॉडी का एम dv/dt इक्वल टू माइनस बी वी डैम्प्ड फोर्स, साथ ही साथ माइनस के एक्स रिस्टोरिंग फोर्स। और
ये हो जाएगा उस बॉडी की फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब डैम्ड फोर्स अप्लाइड हुआ है तो बॉडी का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी डिक्रीज होगा, लेकिन इस कंडीशन में जो बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है। एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है, और इस टाइप के मोशन कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। अगर आप उसे ग्राफ बनाना चाहें तो इससे ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये पहले हाई था, फिर धीरे 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 इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। धीरे धीरे जो वैल्यू है आप देखेंगे तो डिक्रीज हो रही है, और इसको और आगे ले जाएं तो और ये होता है कुछ इस तरह होता है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का ग्राफ, जहाँ पे ये एक्स टाइम टी को शो कर रहा है और वाई एक्सिस एक्स डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, अब एक और इसमें टॉपिक होता है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग, अब क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है? अब क्रिटिकल डैम्पिंग कहता है कि ड्यू टू डैम्प्ड फोर्स, डैम्प्ड फोर्स कारण if oscillation of body get seized या फिर स्टॉप हो जाए, उसको कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। मीन्स कि अगर किसी बॉडी पे, मतलब किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की बॉडी पे डैम्प्ड फोर्स अप्लाइड हो और उसके कारण जिसका ऑसिलेशन है वो सीज्ड हो जाए, रुक जाए, तो उस डैम्पिंग कहते हैं हम क्रिटिकल डैम्पिंग। तो ये बात हुई डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन की। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। हम समझते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस क्या होता है। अभी हमने बात की डैम्पिंग फोर्स की, ठीक है। मीन्स कि किसी बॉडी पे डैम्पिंग फोर्स अप्लाइड हो, ठीक है, बॉडी पे रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड है, तो अब ना हम एक और फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, अनदर फोर्स अप्लाइड, ठीक है, हम एक और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो कि चेंज पीरियडिकली इसकी जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी, और ये जो फोर्स है वो होगा F इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी। हमने एक फोर्स अप्लाइड किया F इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी। ये फोर्स पीरियडिकली चेंज होता रहता है। तो अब अगर बॉडी का एक बॉडी है मास m, ठीक है, रिस्टोरिंग एंड डैम्प्ड फोर्स अप्लाइड हो, अगर एक बॉडी से मास m हो, उसके रिस्टोरिंग फोर्स हो, डैम्प्ड फोर्स अप्लाइड हो, बॉडी में ऐसे हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा बॉडी का, इक्वेशन ऑफ मोशन, जब बॉडी के पास m रिस्टोरिंग फोर्स डैम्प्ड फोर्स हो और हमारा जो फोर्स अप्लाइड किए हैं वो भी हो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा m dv बाई डी टी माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस
एफ नॉट साइन ओमेगा टी, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ समय के लिए मोशन को मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद जो बॉडी होगी वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ अवॉइड होगी और वो फ्रीक्वेंसी इस फोर्स द्वारा प्रोड्यूस होगी। तो सबसे जो फोर्स प्रोड्यूसेस ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई वो है ओमेगा। अब इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी के साथ ही बॉडी होगी ऑसिलेट करेगी और बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। और इस टाइप क्वेश्चन को जिसमें कि फोर्स के कारण एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो और उस फ्रीक्वेंसी के कारण एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, तो उस टाइप के ऑसिलेशन को हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। सच एन ऑसिलेशन इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है। अब इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड होता है उसको निकालने का कुछ फार्मूला होता है। तो एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू होता है एफ नॉट अपॉन एम होल अपॉन रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा अपॉन एम का होल स्क्वायर। ये होता है एम्पलीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला इन ए फोर्स्ड ऑसिलेशन, जहाँ पे कि जो ओमेगा नॉट है उसकी वैल्यू इक्वल टू होती है रूट ओवर के अपॉन एम की, और ये ओमेगा नॉट है ये होता है नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट जो है वो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि इक्वल टू होता है रूट ओवर के बाई एम के। अब ये हो गया नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो हो रहा है वो होता है सिंपली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को वेरी करें, इफ यू वेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक, तो अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को वेरी करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एम्पलीट्यूड चेंज होगा एंड रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मीन्स कि हमने जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को वेरी कराया तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ और अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच किया। अब एम्पलीट्यूड अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा तो उस कंडीशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी इक्वल टू होगी ओमेगा डैश के, जो कि होता है इक्वल टू रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। और इस कंडीशन में जब ओमेगा इक्वल टू जाएगा ओमेगा डैश के और एम्पलीट्यूड चेंज हो अपने मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। और फाइनली हमने हमारा चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट कर लिया।
इस तरह से हमारा सिंपल एडमिशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें और हमारे आने वाले हर वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।